हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज हम बात करने वाले हैं टेक्सटाइल में रेशम की, यानी सिल्क क्या है। ये इसका पार्ट 1 होगा। तो जब हम रेशम की बात करते हैं, जब हम तंतु यानी फाइबर्स की बात करते हैं, तो हमें दो तरीके से फाइबर प्राप्त होते हैं। पहले है नेचुरल फाइबर यानी प्राकृतिक जगत से प्राप्त रेशे, दूसरे हैं कृत्रिम तरीके से प्राप्त रेशे। तो जब हम प्राकृतिक जगत से प्राप्त रेशों की बात करते हैं तो उसमें हम 3 तरीके के फाइबर्स को पढ़ते हैं। पहले हैं वनस्पतिज, दूसरे हैं प्राणिज, तीसरे हैं खनिज यानी मिनरल से प्राप्त रेशे। तो यदि हम रेशम की बात करें, रेशम कैसा है, ये हमें प्राकृतिक जगत से प्राप्त होता है जो कि प्राणिज रेशा है यानी एनिमल फाइबर है। अब इसकी उत्पत्ति की यदि हम बात करें तो रेशम का जो जन्म है ईसा से लगभग 2500 वर्ष पूर्व माना जाता है। अब इसकी जो उद्भव हुआ था वह कैसे हुआ था, तो चीन की एक रानी थी सी चिलिंग, चीनी एक रानी थी सिलिंग ची, इनके द्वारा इसका उद्भव माना जाता है। जब ये अपने बाग में टहल रही थी, चाय पी रही थी, तो क्या हुआ था, जो बची हुई चाय थी, इन्होंने क्या किया, पास में एक सहतूत का वृक्ष था, उसमें से कोकून लिया और कोकून को बची हुई चाय में डाल दिया। अब इन्होंने कुछ समय पश्चात देखा कि उससे एक एवरल प्रकार का तंतु यानी कि धागा था, वह उन्हें प्राप्त हुआ। अब उन्होंने उस धागे से क्या किया, जो रेशा था जो उन्हें कोकून से प्राप्त हुआ, उस रेशे से उन्होंने एक रिबन बनाया और उस रिबन को राजा को भेंट किया। तो इस तरीके से इसका उद्भव जो है वो चीन से माना जाता है। दूसरा, चीन रेशम का जन्मदाता देश माना जाता है क्योंकि चीनी रानी सिलिंग ची द्वारा इसका उद्भव हुआ था, जो कि चीन से थी। इस कारण चीन रेशम का जन्मदाता देश माना जाता है। फिर बात करते हैं, भारत रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता होने के साथ साथ 5 किस्मों के रेशम मलबरी, टसर, एरी, ओक और मूंगा सिल्क उत्पादन करने वाला अकेला देश है। यानी कि हमारा भारत, जिसमें 5 किस्मों के रेशम उत्पादित होते हैं, मलबरी, टसर, एरी, ओक और मूंगा। फिर बात करते हैं हम, रेशम में चीन प्रथम उत्पादक देश है, दूसरा भारत है। भारत में जो राज्य हैं, कर्नाटक जो है रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु आता है। ये आपका करंट के डेटा के ही अकॉर्डिंग लिया गया है। फिर आगे बात करते हैं, जो हमारा रेशम है ये प्राकृतिक जगत का सबसे मजबूत और सबसे लंबा रेशा होता है। यानी कि एकमात्र ऐसा रेशा जो कि हमें प्राकृतिक जगत से प्राप्त हो रहा है, यानी नेचुरल फाइबर है और जो कि फिलामेंट है। जब हम धागों की रेशों की बात करते हैं तो हम फिलामेंट और स्टेपल प्रकार के पढ़ते हैं। फिलामेंट हमारे कौन से होते हैं, जो कि लंबे रेशे होते हैं, स्टेपल जो कि छोटे रेशे होते हैं। तो रेशम हमारा फिलामेंट है जो हमें प्राकृतिक जगत से प्राप्त हो रहा है, जिसका मापन हम मीटर में करते हैं। फिर बात करते हैं, इसका जो कीड़ा होता है वो कौन सा होता है, बॉम्बेक्स मोरी इसका कीड़ा होता है। इसका जो उत्पादन होता है, रेशम का उत्पादन, जिसे हम सेरीकल्चर कहते हैं, यानी रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहा जाता है। अब जो हमारा लार्वा था, वहाँ से दो प्रकार के पदार्थ निकलते हैं। पहला है गोंदयुक्त पदार्थ जिसे हम सैरेसिन कहते हैं। दूसरा है प्रोटीन, जो कि कौन सी होती है, फाइब्रिन प्रोटीन होती है। फिर आगे बात करते हैं हम इसके स्टेप की। ये क्या है, यहाँ पर हम रेशम की बात नहीं कर रहे हैं, रेशम प्रोसेसिंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम सेरीकल्चर प्रोसेस की बात कर रहे हैं, यानी रेशम उत्पादन की बात कर रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाता है, ये जो इसका जो लाइफ साइकिल है, इसको सीक्वेंस में लगाने के लिए आपसे पूछ लिया जाता है। तो पहले हमारे पास क्या होगा, अंडा होगा, दूसरा लार्वा होगा, तीसरा प्यूपा होगा और फिर क्या होगा, मोथ होगा इसमें कीड़ा। यानी कि अब क्या होगा, जब हमारे पास अंडा होगा, अब हमारे अंडे से क्या निकला, लार्वा निकला। जो लार्वा होता है, इस प्रकार से लार्वा होता है। अब उसके नाक से 2 छिद्र होते हैं जिनसे सैरेसिनगॉन और फाइब्रिन प्रोटीन निकलते हैं। अब ये क्या होता है, ये जो दोनों निकलते हैं, अब ये दोनों जब निकलते हैं तो इस प्रकार से एक तंतु के रूप में ये पूरा इस तरीके से ढक जाता है। जो लार्वा था ये पूरा इस तरीके से ढक जाता है, जो कि 8 के आकृतिक बनाए हुए रहता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि 8 की कौन सी आकृति बनाता है, तो 8 यानी 8 प्रकार की आकृति बनाता है इस तरीके से। अब ये हमारा जो लार्वा था, जब ये इस तरीके से पूरा ढक जाता है तो इसी अवस्था को हम प्यूपा कहते हैं। यानी कि अब हमें क्या प्राप्त हुआ, कोकून प्राप्त हुआ। प्यूपा को ही हम कोकून कहते हैं। जब हमें
अच्छा रेशम यानी कि अच्छी क्वालिटी का हमें रेशम चाहिए, तो हम प्यूपा वाले स्टेज से ही रेशम बनाने के लिए रेशा जो है वो यूज़ करते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, प्यूपा के स्टेज से रेशम नहीं बनाएंगे या प्रोसेस नहीं करेंगे, या हमारा ध्यान नहीं गया, या हमने देखा नहीं कि हमारा जो प्यूपा है ये हमारा बड़ा होता चला गया, हम कोई ध्यान नहीं दिया, या फिर हमने ये यहाँ पर प्रोसेस नहीं की, तो क्या होगा इस अवस्था में हमारा जो प्यूपा था ये कीड़े की अवस्था में चला जाता है। ये जो पूरी प्रोसेस है प्यूपा से कीड़े तक की, लगभग 2 सप्ताह में ये पूरी हो जाती है। 2 सप्ताह में जो कीड़ा है वो पूरी तरीके से विकसित हो जाएगा, और ये क्या होगा, जो कीड़ा है ये बड़ा हो जाएगा। अब बड़ा होने पर क्या होगा, यहाँ से कीड़ा निकलने लगेगा, यानी ये बाहर आ जाएगा। अब इससे क्या होगा, जो हमारा ये तंतु था ये यहाँ से ऐसे टूट जाएंगे। अब हमें जो है रेशम जो होगा वो अच्छी क्वालिटी का प्राप्त नहीं होगा, यानी हमारा रेशम कैसा प्राप्त होगा, हमें कीड़े की स्टेज में स्टेपल प्रकार का हमें रेशम प्राप्त होगा, जो कि छोटे छोटे तंतु होंगे। अब ये हमारा पूरा हमने यहाँ पर स्टेप देखी, इसकी चारों अवस्थाएं देखी। पहले हमारे पास अंडा है, फिर लार्वा है, फिर प्यूपा है और फिर कीड़ा है। इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे पहले हमारे पास कीड़ा है, क्योंकि कीड़ा होगा तभी तो हमारे पास अंडा होगा, तो पहले हमारे पास कीड़ा है, कीड़े से फिर हमें अंडा मिला, अंडे से फिर लार्वा, फिर प्यूपा और फिर कीड़ा। इसी तरीके से पूरी प्रोसेस चलती है। जब हम प्यूपा से रेशम को प्राप्त कर लेते हैं, यानी हमें अच्छी क्वालिटी का रेशम प्राप्त करना है, तो हम प्यूपा की स्टेज में ही प्राप्त कर लेते हैं, और कुछ कीड़ों को हम विकसित होने के लिए छोड़ देते हैं। इस तरीके से ये हमें पूरी जो इसकी अवस्थाएं हैं उनको देखा, यानी सेरिकल्चर प्रोसेस को देखा। आगे यदि हम बात करें रेशम के प्रकार की, तो एक होते हैं स्वनिर्मित रेशम, जो कि वाइल्ड रेशम यानी वाइल्ड सिल्क होते हैं, जो कि स्वयं से ही निर्मित होते हैं। दूसरे हैं उत्पादित रेशम, कल्टीवेटेड सिल्क, जिन्हें उत्पादित किया जाता है। अब जब हम स्वनिर्मित रेशम की बात करते हैं, पहला है इसमें मूंगा रेशम, जो कि कैसे प्राप्त होता है, ये स्वनिर्मित रेशम है। मूंगा रेशम जो है, ये कीड़े जो होते हैं ये ओक के वृक्ष की पत्तियों को खाकर पलते हैं, यानी ओक के वृक्ष पर पाए जाते हैं और उनकी पत्तियों को खाकर ये पलते हैं। अब जो ओक की जो पत्तियां होती हैं उनमें टैनिक अम्ल की अधिकता होती है। इस कारण जो हमारा तंतु है, टैनिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा होने से जो उपस्थिति से क्या होगा, रेशम जो होगा वो कड़ा होगा, भारी होगा और निम्न क्वालिटी का हमें रेशम प्राप्त होगा। दूसरा है टसर, जिसे तसर भी बोल देते हैं। ये कैसे प्राप्त होगा, ये ओक या बबूल के वृक्षों पर ये पलते हैं। जो कीड़े होते हैं इसके, वो बबूल के वृक्षों पर पलते हैं। भारत व चीन में अधिकांश ये पाए जाते हैं। तीसरा है रंडी यानी एरी। एरी कैसे प्राप्त होता है, तो ये एरी के वृक्ष पर पलता है। इसमें कोकून जो होता है बहुत ही कोमल, सफ़ेद और पीलापन लिए होता है। इसका जो रेशम होता है, एरी से जो रेशम हमें प्राप्त होता है वह कैसा होता है, बारीक होता है, कोमल होता है। इस प्रकार का जो रेशम है ज़्यादातर बंगाल, असम इन सभी में देखा जाता है। फिर बात करते हैं हम उत्पादित रेशे यानी कल्टीवेटेड रेशे। अब जब हमें शहतूत पर जो रहने वाले कीड़े होते हैं उनसे हमें ये रेशम प्राप्त होता है, जिसे हम कल्टीवेटेड सिल्क बोलते हैं। यानी जो शहतूत, मलबरी, जिसे हम मलबरी भी बोलते हैं, अब मलबरी की पत्तियों को खाकर जो हमें जो रेशम प्राप्त होता है, जो कीड़े मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, रेशम जो मिलता है वो हमें शहतूत पर रहने वाले कीड़ों से इस प्रकार का रेशम हमें मिलता है। इसमें कोकोनों से प्राप्त तंतु स्वच्छ और श्वेत होते हैं, यानी अगर हमें अपना उच्च क्वालिटी का रेशम चाहिए, चिकना, चमकदार और एकदम वाइट और स्वच्छ चाहिए, जब हम कल्टीवेटेड सिल्क प्राप्त करते हैं तो हमें शहतूत से प्राप्त होते हैं। यानी मलबरी की पत्तियों को कीड़े जो होते हैं वो मलबरी की पत्तियों को खाकर, और फिर क्या होता है वो एग और लार्वा और प्यूपा वाली पूरी प्रोसेस चलती है। अब इसमें हम दो तरीके के पढ़ते हैं। पहला है लपेटा हुआ रेशम। लपेटा हुआ रेशम कैसा होता है, यह रेशम का तंतु जो होता है कई कोकूनों से एक साथ खींचने से एविरल रूप से हमें प्राप्त होता है। जब हम प्यूपा वाली स्टेज से ये प्राप्त कर लेंगे तो हमारा जो रेशम होगा वह कैसा होगा, लंबा होगा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, खींचकर तंतु को बिना ऐंठन दिए लच्छियां बना लेते हैं। इस प्रकार से जो तंतु प्राप्त होता है वह चमकदार और लचीलापन लिए होता है। फिर बात करते हैं हम कता हुआ रेशम। कता हुआ रेशम कैसा होता है, ये छोटे तंतु होते हैं जिनको हम लपेट नहीं सकते।
जो रेशम तैयार किया जाता है वो कता हुआ रेशम होता है, यानी जिन्हें हम लपेट नहीं सकते, जो छोटे होते हैं। जैसे हमने जो कीड़े की अवस्था में हमें जो रेशम प्राप्त हुआ था वो कैसे थे, वो स्टेपल थे यानी छोटे तंतु थे। अब उनको हम लपेट नहीं सकते, तो इनको हम क्या कहते हैं, कता हुआ रेशम इनको हम कहते हैं। फिर आगे बात करते हैं हम कुछ अन्य प्रकार के रेशम की। जब हम कुछ अन्य प्रकार के रेशम देखते हैं, पहला है इसमें स्पाइडर रेशम। यहाँ से वैसे आपके होम साइंस में तो क्वेश्चन नहीं बने हैं, लेकिन और अदर एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन देखे गए हैं। तो स्पाइडर जो रेशम होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम गॉसमिर रेशम कहते हैं। यानी इसका जो नाम है स्पाइडर रेशम जो होता है इसको हम गॉसमिर रेशम भी कहते हैं। अब ये कैसे प्राप्त होता है स्पाइडर रेशम, ये मकड़ी के मकड़ी के जो तंतु होते हैं उससे हमें ये प्राप्त होता है। अब इसका यूज़ काफ़ी टाइम पहले चर्चा में भी रहा था। इसका जो यूज़ था मकड़ी के रेशम से जो बने हुए, इससे क्या होता था, दिल की मांसपेशियों के उत्तम जो मसल्स टिश्यू होते हैं वो बनाए जाते थे मकड़ी के रेशम से। स्पाइडर सिल्क काफ़ी मजबूत माना जाता है, तो इस तरीके से ये चर्चा में भी रहा था। फिर बात करते हैं हम समुद्री रेशम की। जब हम समुद्री रेशम की बात करते हैं तो ये कैसा होता है रेशम, अत्यंत ही महीन होता है, दुर्लभ होता है, मूल्यवान होता है। इससे जो कपड़ा बनता है वो बहुत ही मूल्यवान होता है। ये कैसे प्राप्त होता है, ये पेन शेल द्वारा, ये पेन शेल होती है एक, उसके द्वारा उसमें उसके पैर में एक ग्रंथि होती है, उसके द्वारा ये स्रावित किया जाता है। समुद्र में एक जीव होता है उसके द्वारा ये प्राप्त होता है। इन रेशों से उत्पन्न होने वाले रेशम कपड़े जो होते हैं, रेशम के कपड़े कि जो और रेशम के कपड़े हैं यदि हम उनसे तुलना करें समुद्री रेशम की, तो ये बहुत ही महीन होता है, बहुत ही महीन बुना जाता है और अत्यंत ही हल्का होता है, गर्म होता है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इन रेशों से एक महिला के लिए बनाए गए एक जोड़ी दस्ताने यानी कि ग्लव्स और मोजे एक अखरोट के खोल में या छोटे डिब्बे में भी रखे जा सकते हैं। यानी समुद्री रेशम जो है वो इतना बारीक होता है, इतना हल्का होता है कि उन्हें अखरोट के खोल में भी रखा जा सकता है। अब जो इससे प्राप्त होता है एक पिन्ना नोबोलिस जिसे बोलते हैं, उससे प्राप्त होता है, यानी पेनशेल होती है और पेनशेल जो होती है पेन शेल होती है जिससे हमें समुद्री रेशम प्राप्त हुआ। अब इसको वैज्ञानिक भाषा में इसे पिन्ना नोबोलिस कहा जाता है। यदि आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि समुद्री रेशम इसको क्या कहा जाता है, तो इसे हम पिन्ना नोबोलिस कहते हैं। और ये किससे प्राप्त हो रहा है, हमें पेन शेल की जो पैर की ग्रंथियां होती हैं उससे स्रावित ये होता है। स्पाइडर गॉसमिर रेशम प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमने कुछ रेशम के बारे में पढ़ा। आगे हम इसके बारे में इसकी पूरी प्रोसेसिंग देखेंगे। जो रेशम की बनाने की जो पूरी प्रोसेसिंग है उसमें कौन कौन सी परिचर्याएं की जाती हैं, पार्ट 2 में हम वो सभी देखेंगे। अगर किसी को भी कोई डाउट हो पूरे लेक्चर में तो वो कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें।